हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में माय डियर फ्रेंड हम बेड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अक्सर आप इस वर्ड को न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे कि बेड बैंक क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे बेड बैंक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसके विषय में बता देता हूँ, फिर जो जो महत्वपूर्ण जो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी मैं बोर्ड पर मेंशन कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। जो बेड बैंक होते हैं इसकी संकल्पना सबसे पहले वर्ष 1988 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आई थी, मेलोन बेड बैंक के रूप में। क्लियर। ये एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जो किसी से ना तो जमा लेते हैं ना ही उधार देते हैं। ये बल्कि जिस बैंक ने एनपी कर दिया उसके एनपी को परचेज करते हैं, उसके एनपी को खरीदते हैं और फिर उससे उसकी वसूली करते हैं। अब ये एनपी क्या होता है? एनपी पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एनपी वाला वीडियो देखना, लिखना एनपी लक्ष्य विजन, मेरा वीडियो आएगा, पहले उसको देखना, तत्पश्चात आप इस वीडियो को देखना, तो आपको इजी वे में और बेटर वे में समझ में आएगी। क्लियर माय डियर फ्रेंड। बेड बैंक क्या करते हैं? जिन बैंकों ने एनपी किया है उनके एनपी को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, फिर उन एनपी की वसूली करते हैं। ये होता है बेड बैंक का कार्य। भारत में अभी वर्तमान में दो बेड बैंक है, एक एनएआरसीएल है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और एक आईडीआरसीएल है, इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। क्लियर। एनएआरसीएल है ये पब्लिक सेक्टर का है और जो आईडीआरसीएल है ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब ये कैसे एनपीए की वसूली करता है, अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो जो मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट बातें लिखी है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कि जो सबसे पहले हमें बेड बैंक, आज की वीडियो में हम बेड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें वर्ष 1988 में मेलोन मेलोन बेड बैंक दिखता है यूएसए। क्लियर। मेलोन बेड बैंक, जो बेड बैंक होते हुए क्या करते हैं? ये एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं, ये किसी के भी जमा को स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही उसे उधार देते, ये उधार भी नहीं देते, याद रखना। ठीक है, कहीं आप बैंक लग जाए तो आप समझने लगो कि ये जमा और उधार, ये याद जमा और उधार का कार्य नहीं करते। बेड बैंक क्या करते हैं? जो बैंकों के एनपीए के खरीदते हैं, ये जो बैंकों के जो एनपीए होता है उनको क्या करते हैं? परचेज करते हैं, उनको खरीदते हैं। क्लियर। एनपी की फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, मैं लिख देता हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो जो इन बैंकों के एनपी कर दिया उनके एनपी को ये खरीद लेंगे। डन। और वर्तमान में भारत में दो बेड बैंक है। वर्तमान में भारत में कितने बेड बैंक है? दो। पहला है आपका NARCL, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। क्लियर। आपको विजिबल है? मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। Yes, my dear friend, everything is visible. The first is a NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited. NARCL जो है इस पर जो है 51% जो स्वामित्व है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, और 49% जो स्वामित्व है वो है प्राइवेट बैंक का। किसका है? प्राइवेट बैंक का। ये आपका फर्स्ट एनआरसीएल, इसकी जो स्थापना थी वर्ष 2021 में की गई थी, ये भी याद रखना। क्लियर। और एक दूसरा है आपका आईडीआरसीएल। क्या है? आईडीआरसीएल, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन
रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। क्लियर। इस पर जो स्वामित्व है पब्लिक सेक्टर बैंक का तो है 49% और प्राइवेट बैंक का है 451%। इस पर पब्लिक सेक्टर बैंक आई मीन गवर्नमेंट बैंक का ज्यादा है तो इसलिए इसको हम पब्लिक सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, अमूमन में टेक्निकली लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फिर से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेड बैंक क्या होते हैं। बेड बैंक की सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लाया गया था मेलोन बेड बैंक के रूप में। क्लियर। बेड बैंक क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जो ना तो जमा स्वीकार करते हैं ना ही उधार देते हैं, बल्कि ये बैंकों के एनपीए को परचेज करते हैं, बैंकों के एनपीए को खरीदते हैं, फिर उस एनपीए से वसूली करने का कार्य करते हैं। क्लियर। भारत में वर्तमान में दो बेड बैंक है, तो एनएआरसीएल है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरा आईडीआरसीएल है, इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड। क्लियर। सो अब हम देखते हैं कि बेड बैंक कैसे कार्य करता है। देखिए ये कोई बैंक है, इस बैंक ने कंपनी को लोन दिया। ठीक है, और कंपनी होगी दिवाला। कंपनी क्या होगी? दिवाला या बैंक्रप्सी होगी। दिवाला का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल ऑफ लायबिलिटी क्या हो ज्यादा हो उसकी एसेट से। ठीक है, उसे हम बोलते हैं दिवाला। मतलब सीधा सा मतलब है कि इस कंपनी ने बैंक के लोन को एनपीए कर दिया, लगभग 500 करोड़ रुपए के लोन को क्या कर दिया? एनपीए कर दिया। क्लियर की बात। फिर जो बैंक है ये बेड बैंक के पास जाता है, एनएआरसीएल के पास। कि याद रखना माय डियर फ्रेंड, जो बेड बैंक है 500 करोड़ या उससे अधिक हुए किए गए एनपीए को ही परचेज करता है, उससे कम को नहीं करेगा। तो बैंक एनएआरसीएल के पास गया कि इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का एनपीए कर दिया, आप ये एनपीए हमसे खरीद लो और इसकी वसूली कर दो। ठीक है, तो फिर बैंक और एनएआरसीएल के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम एग्रीड वैल्यू। क्या बोलते हैं? एग्रीड वैल्यू। ये एग्रीड वैल्यू क्या होता है? देखिए एनएआरसीएल और बैंक के बीच में एनपीए को लेकर एक वैल्यू फिक्स की जाती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू। जैसे कि आप और हम किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला इतने इतने कीमत पर सामान को बेचता है, हम कहते हैं कि भाई थोड़ा कम कर लो ना, कम कर लो ना। मतलब कि हम कस्टमर और जो दुकानदार है उसके बीच में एक एग्रीड वैल्यू हो रही है। वैसा ही इसके बीच में होता है कि बैंक कहता है कि 500 करोड़ रुपए का एनपीए हो रहा है, कम से कम आप 400 करोड़ रुपए का ले लो। एनआरसीएल कहता है नहीं नहीं भाई हम तो कम में लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो इसकी एग्रीड वैल्यू हुई है वो 200 करोड़ फिक्स हो गई है। एनआरसीएल कह रहा है कि भाई मैं इस एनपीए को 200 करोड़ में लूंगा, आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। तो बैंक सोचेगा यार 500 करोड़ तो ऐसे भी नहीं मिलेंगे, कम से कम 200 करोड़ रुपए तो मिल जाए। आपको एग्रीड वैल्यू पता लगा? मोल भाव करना, जो कि बैंक और एनआरसीएल के बीच में होता है। ठीक, मैं मान लेता हूँ एग्रीड वैल्यू 200 करोड़ रुपए की हुई। तो एनआरसीएल क्या करेगा? एग्रीड वैल्यू का 15% तो तुरंत कैश में दे देगा। किसमें दे देगा? तुरंत कैश में। 200 करोड़ रुपए का जितना 15% आएगा उतने बैंक को पैसे दे देगा। क्लियर। और 85% का एक सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगा बैंक के लिए। सिक्योरिटी रिसिप्ट जिसकी जो अवधि होगी 5 वर्ष होगी। इसकी अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। सिक्योरिटी रिसिप्ट एक प्रकार का प्रपत्र होएगा जो कि बेड बैंक इशू करेगा बैंक के लिए कि हम 5 साल के बाद आपकी 85% रिसिप्ट को, आपके 85% एसेट को आपको दे देंगे।
जो ये आपकी सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है, इसको SR भी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये बाजार में बेचने योग्य होती है, मतलब ये हस्तांतरित योग्य होती है। मतलब क्या है इसका भैया, मतलब बताओ। हस्तांतरित योग्य है अंडर द सरफेसी कानून। सरफेसी कानून के तहत। सरफेसी कानून को बताऊंगा मैं अभी। मतलब किसको स्थानांतरित करने योग्य क्या है, जैसे कि बैंक के पास सिक्योरिटी रिसिप्ट है, तो बैंक इस सिक्योरिटी रिसिप्ट को मार्केट में किसी को भी देकर उसके एसेट को ले सकता है, ठीक है, जितना भी उसका वैल्यू होगा। इसे बोलते हैं हम ऐसा सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो इतनी बात क्लियर है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने लोन क्यों किया, एनपीए। फिर बैंक ने ये जो एनपीए बेड बैंक एनएआरसीएल के पास सेल किया, तो एनएआरसीएल और बैंकों के बीच में एग्रीड वैल्यू एस्टैब्लिश होती है, दैट इज कॉल्ड 200 करोड़ 2000 करोड़ 200 करोड़। ठीक है, एनएआरसीएल क्या करेगा, एग्रीड वैल्यू का 15% कैश के रूप में बैंक को दे देगा और 85% के लिए सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगा बैंक के लिए। इतनी सी बात समझ में आई आपको। चलिए, फिर जो बैंक ने जो कंपनी की जो संपत्ति लेती, आई मीन जब बैंक किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को सिक्योर लोन देता है, कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखवाता है, तो उस गिरवी को हम संपत्ति बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो जो बैंक ने जो संपत्ति गिरवी रखी थी उसको देता है आईडीआरसीएल को। किसको देगा, आईडीआरसीएल, इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड, आईडीआरसीएल को देगा। आईडीआरसीएल क्या करेगा, इस संपत्ति को मार्केट में बेचेगा। जो ये संपत्ति थी, इस संपत्ति को बाजार में बेचेगा, बाजार में विक्रय करेगा। मतलब समझना ये बात। और बाजार में भी जैसे कि ये 500 करोड़ रुपए के का एनपीओ है, सपोज कर आईडीआरसीएल इस एसेट को 1500 करोड़ रुपए में भी बेच सकता है। ठीक है, इससे ऑब्वियस है कि इनको लाभ ही होना है। ठीक है, इससे भी कहीं भी वैल्यू में बेच सकता है, मार्केट में इसको विक्रय करके लाभ कमाएगा। अगर आईडीआरसीएल को क्षतिपूर्ति होती है, मतलब आईडीआरसीएल को क्या होता है, नुकसान होता है, तो इसकी जो भरपाई है गवर्नमेंट द्वारा एक निर्मित फंड होता है, 30,500 करोड़ रुपए का एक फंड होता है, जिससे गवर्नमेंट आईडीआरसीएल को उसकी कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगी। तो इसी तरह से आपका जो है एक एनआरसीएल और आईडीआरसीएल क्या करते हैं, काम करते हैं। आपको बात समझ में आई? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक की जो चर्चा का जो सार है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, हम बेड बैंक के विषय में पढ़ रहे हैं। बेड बैंक का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1988 में मेलोन बेड बैंक के रूप में हमें दिखाई देता है। और भारत में और जो बेड बैंक होते हैं एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं, जो ना तो जमा स्वीकार करते हैं ना ही उधार देते हैं, बल्कि बैंकों के द्वारा किए गए एनपी को परचेज करते हैं और फिर उसकी वसूली करने का कार्य करते हैं। वर्तमान में भारत में दो बेड बैंक है, एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आईडीआरसीएल इंडियन डेब्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड में। क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो फिर कैसे कार्य करते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि बैंक ने लोन कंपनी को दिया, कंपनी ने एनपीए कर दिया, फिर बैंक और बेड बैंक के बीच में वैल्यू एक मोल भाव होता है, उस मोल भाव को हम एग्रीड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फिर जो भी एग्रीड वैल्यू का 15% कैश के रूप में 85% की एसआर इशू की जाती है। फिर आईडीआरसीएल सरफेसी कानून के तहत उसका मतलब जो वो एसेट है उसको मार्केट में सेल करता है। इतनी बात। सो यही है बेड बैंक का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ जिससे आपको ये सब चीजें समझने में इजी होगी, बैंक से रिलेटेड है। आपने एक सरफेसी कानून के विषय में अवश्य ही सुना होगा। सरफेसी कानून ये बैंकों को राइट्स देता है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कंपनी अगर अपना लोन नहीं चुकाती है समय पर या लोन को एनपीए करते हैं, तो बैंक बिना कोर्ट में जाए हुए उस संपत्ति का आग्रह कर सकता है, उस संपत्ति को बेच सकता है। क्या है ये एक्ट, चलिए मैं बताता हूँ। सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एज सच
reconstructions of financial assets and enforcements of security interest एक्ट 2003। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2003। मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल of financial assets and enforcement security interest एक्ट 2003। आपको लगेगा यार ये तो इतना बड़ा है, क्या करेंगे, कानून है, एक्ट है। सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2003। माफ करना मेरे फ्रेंड, एक्टिंग थोड़ी सी खराब आ रही होगी, लेकिन मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ और मैं भी आपको समझ में आ रहा हूँ, मतलब समझिए इसका क्या होता है। जो ये सरफेसी कानून है ये हमेशा सिक्योर लोन पर लगता है। कौन से लोन पर लगता है? सिक्योर लोन। सिक्योर लोन वो लोन होता है जो बैंक के लोन देते वक्त किसी चीज को गिरवी रखवाता है, उसको बोलते हैं सिक्योर लोन बोलते हैं। जो सरफेसी कानून है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी बैंक का लोन एनपी करती है तो जो बैंक है वो सरफेसी कानून के तहत, सरफेसी कानून 2003 के तहत मार्केट में बैंक के द्वारा दी गई वो व्यक्ति या कंपनी के द्वारा दी गई संपत्ति को मार्केट में बेच सकता है। क्लियर? इस कानून के तहत, और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा और विदाउट कोर्ट परमिशन बैंक इस एसेट्स को मार्केट में सेल कर सकता है। क्लियर? क्लियर? चलिए, अब बैंक ने सपोज करो कोई सी कंपनी ने, किसी भी व्यक्ति ने लोन को एनपीए कर दिया, तो बैंक किसको एसेट बेचती है भाई? जैसे कि हम और आप जो है अपने घर का जो कचरा है वो कबाड़ी वाले को ही तो बेचते हैं। क्लियर? इसीलिए जो बैंक होते हैं, बैंक ने, कोई व्यक्ति है ये, इसने लोन को किया एनपीए, तो बैंक क्या जाएगी? मार्केट में जाएगी। हमेशा याद रखना जो बैंक है वो इन संपत्ति को जो भी गिरवी उसने, मतलब जो भी संपत्ति उसने गिरवी रखी है वो सिर्फ और सिर्फ एआरसी कंपनी को ही बेच सकता है। किस कंपनी को? एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। क्या होती है? रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कौन सी कंपनी होती है भैया जी? ये वे कंपनी होती है जो कंपनी एक्ट 2013 में 2013 में रजिस्टर्ड होती है, और इनकी जो मिनिमम जो एसेट है वो लगभग 300 करोड़ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम एआरसी। एआरसी कंपनी क्या करती है? ये बैंकों द्वारा गिरवी रखी गई एसेट को खरीदती है, संपत्ति को खरीदती है ये। क्लियर हुई बात? ये बहुत ही कम मूल्य में वो खरीदती है बैंकों के एसेट्स को। लेट्स सपोज कि आप मार्केट में जाइए, मार्केट में इतनी मोटी किताब लाइए, उस किताब की वैल्यू होगी 500 रुपये, और उसी मोटी किताब को एक कबाड़ी वाले को बेचिए, उसकी वैल्यू होगी 10 रुपये भी नहीं होगी। ठीक है, यही हाल इनके साथ होता है। जैसे कि बैंकों ने, जैसे कि सपोज करो कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए है ना, ये एआरसी कंपनी क्या करेगी? इसको सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ को 10 करोड़ में खरीदने का प्रयास करेगी। इतनी कम कीमत लगाते हैं। अब बैंक बेचारा करे क्या? बैंक को 500 करोड़ तो एवं भी नहीं मिलने वाला है, सोचते कि 10 करोड़ में निपटा दे, और फिर यही एआरसी कंपनी इस 500 करोड़ को लगभग 600-700 करोड़ रुपए में बेचती। इतना प्रॉफिट कमाते हैं एआरसी कंपनी वाले। क्लियर? सो
आज की चर्चा ज़्यादा लंबी नहीं थी, बस बेसिक से थी। सो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।